हेलो, नमस्ते बच्चों। मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर ज्योति शर्मा और आज हम कक्षा 10 के पाठ 10 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस बार की वार्षिक परीक्षाओं में इस पाठ का जो अंक भार है वो 7 नंबर का है बच्चों, इसलिए इस पाठ को अच्छे से समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो जैसा कि इस पाठ का नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ने से पहले हम प्रकाश को परिभाषित करते हैं। तो बच्चों, प्रकाश वह माध्यम है जिसके द्वारा हम सभी एक दूसरे को देख पा रहे हैं, यानी प्रकाश वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। किसी भी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वो उससे परावर्तित होता है और परावर्तित किरणें जब हमारी आंखों में जाती हैं तब हमें वो वस्तु दिखाई देती है। अगर किसी वस्तु से प्रकाश परावर्तित नहीं होता तो उस वस्तु की छाया हमें दिखाई देती है, यानी कि उससे वो परावर्तित नहीं हो रहा है और परावर्तित किरणें हमारी आंखों में नहीं जा रही है। प्रकाश के आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार देखें तो प्रकाश को कणीय और तरंग दोनों ही प्रकृति का माना जाता है और प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। इसे हम प्रकाश के कुछ गुण कह सकते हैं। अब आता है हमारा शब्द परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है बच्चों, प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी दिशा में आ जाना। जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि हम एक बॉल को फेंकें दीवार पर तो वह परावर्तित होकर दीवार से टकराकर वापस हमारी ही तरफ आ जाएगी। अगर मैं उसे सीधा फेंकूं तो वो सीधी आएगी और अगर मैं कोई कोण बनाते हुए टेढ़ा उसे फेंक रही हूँ तो वो कुछ कोण बनाते हुए ही वापस लौट। तो बच्चों, इस तरह से ही प्रकाश का परावर्तन भी होता है। परावर्तन को हम डेफिनेट करते हैं तो डेफिनेशन में बोलते हैं तो हम बोलेंगे प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। बच्चों, प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो कुछ नियमों के अंतर्गत होता है। जैसे पहला नियम होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर रहते हैं। पहले आप इस चित्र को समझिए। देखिए, यह है कोई वस्तु, इस पर ये किरण आपतित हो रही है, यानी कि आ रही है। इसका एरो मैंने इस ढंग से बनाया है तो ये हो गई आपतित किरण। यहाँ से टकराकर इस बिंदु O से टकराकर वो किरण वापस जा रही है, तो ये वापस जाने वाली जो किरण हो गई वो भी है परावर्तित किरण। यहाँ बीच में O पर जहां पर परावर्तन जहां पर ये आपतित रेखा आती है वहां पर उस बिंदु से हम डॉटेड लाइन बनाते हैं, वो कहलाती है अभिलंब। तो आपतित किरण इस अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है वो आपतन कोण कहलाएगा और ये परावर्तित किरण इस अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है वो परावर्तित कोण कहलाएगा। तो पहले नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है। बच्चों, कई बार आपके एग्जाम्स में सीधे ही ये पूछकर कि भाई परावर्तन के नियम लिखिए, ऐसा न पूछकर इस तरह से लिख दिया जाता है कि A, O और C, A, O और C का जो मान है वो 50 डिग्री है। A, O और C का मान 50 डिग्री है। तो अब आपसे पूछा जाता है कि कोण C, O और B का मान आप बताइए। तो आप में से कई बच्चे ये गणित देखकर थोड़ा सा घबरा जाते हैं, पर बच्चों इसमें गणित देखकर घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो हम सीधे से कह सकते हैं कि भाई AOC 50 डिग्री का है तो COB भी 50 डिग्री का ही होगा। दूसरा नियम बच्चों जो परावर्तन का है वो है आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए आप, ये तीनों के तीनों ऊपर ही हैं, एक ही तल में है, नीचे या साइड में कोई भी किरण या कुछ भी नहीं जा रहा है। तो दूसरा नियम हमारा हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बच्चों, इस पाठ में हम पढ़ेंगे वक्रित प्रश्नों द्वारा परावर्तन। पर इससे पहले कि हम इन प्रश्नों के बारे में पढ़ें, कक्षा 9 में हम पहले पढ़ चुके हैं कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं। जी हाँ बच्चों,
वही समतल दर्पण जो हमारे घरों में होता है, उसमें न कोई उभार होता है और न कोई गर्त होता है। तो ऐसे दर्पण समतल दर्पण होते हैं। और समतल दर्पणों से जब प्रतिबिंब बनते हैं तो वो प्रतिबिंब कुछ विशेषता लिए होते हैं, जैसे वो सीधे होते हैं, आभासी होते हैं, उतने ही बड़े होते हैं जितनी वस्तु होती है। दर्पण के पीछे ये प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनते हैं जितने दर्पण के आगे कोई वस्तु रखी हुई होती है, और इनमें पार्श्व परावर्तन पाया जाता है। बच्चों, आप स्वयं दर्पण के सामने खड़े होकर इन सभी बातों को अनुभव कर सकते हैं। आप दर्पण के आगे आगे पीछे होंगे तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी दर्पण में उतनी ही दूरी पर उतना ही बड़ा बनेगा जितना सामने हम उस वस्तु को रख रहे हैं। और पार्श्व परिवर्तन का मतलब हुआ ये कि हमारा दायां भाग जो होता है वो बाईं तरफ दिखाई देता है और बायां भाग जो होता है दर्पण में वो हमें दाईं तरफ दिखाई देता है। तो ये हुए समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के कुछ गुण। तो बच्चों, अब हम समतल दर्पण के बाद आते हैं वक्रीय पृष्ठों पर। तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। तो ये गोलीय दर्पण जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण वे जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, यानी इस तरह से रेखा जाएगी और यहाँ से ही वो परावर्तित होगी। ऐसे जो दर्पण होते हैं वो अवतल दर्पण कहलाते हैं। इस चम्मच को आप देख सकते हैं बच्चों, इसका जो अंदर वाला भाग है, ये अंदर वाले भाग का से प्रतिबिंबों का अगर हम अध्ययन करें तो ये वाला जो भाग है वो अवतल दर्पण कहलाएगा। और इसके उल्टे उत्तल दर्पण, यानी जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, ये वाला भाग देखिए, ये बाहर की ओर वक्रित है। तो जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, ऐसे दर्पण उत्तल दर्पण कहलाते हैं। बच्चों, अब हम इनसे प्रतिबिंब बनना सीखें उससे पहले हमें इन दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं याद होनी चाहिए, कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए कि हम वस्तुओं को कहाँ कहाँ पर रखेंगे और कैसे उनके प्रतिबिंबों का अध्ययन करेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं दर्पणों से संबंधित कुछ बिंदु और उनकी परिभाषाएं। तो बच्चों, सबसे पहली परिभाषा जो हमारी है वो है ध्रुव। ध्रुव को हम परिभाषित करेंगे कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और ये दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। इसे अक्षर P द्वारा दर्शाया जाता है। बच्चों, ये जो परावर्तक पृष्ठ है, ये हिस्सा जो हमने लिया है, ये इस तरह से कोई गोल दर्पण था और उसका ये हिस्सा हमने काट लिया है, 1/4 हिस्सा हमने इसका काट लिया है और इसे ही हम परावर्तक पृष्ठ के रूप में उपयोग कर रहे हैं और इसके लिए ही हम परिभाषाएं पढ़ रहे हैं। दूसरा जो हमारी परिभाषा है वो है वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, ये गोला इसी का भाग ही है। तो एक गोले का भाग होता है, तो ये जो केंद्र रहेगा जिसका ये भाग है, ये इसका केंद्र, तो ये वाला जो केंद्र होता है वो वक्रता केंद्र कहलाता है और इसे हम कैपिटल C अक्षर से डिनोट करते हैं। थर्ड हमारी जो परिभाषा आती है वो होती है वक्रता त्रिज्या। तो परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या ही पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कहलाती है और इसे हम R से डिनोट करते हैं। ये देखिए, ये वक्रता केंद्र, ये ध्रुव और इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है, यानी ये जिसका भाग है, ये वाले जो भाग है, ये हिस्सा P और C के बीच का, वो हम R से डिनोट करते हैं और ये कहलाता है वक्रता त्रिज्या। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ये P और C से हम जो जोड़ते हुए सीधी लाइन खींचेंगे वही मुख्य अक्ष होगी। नेक्स्ट है हमारी डेफिनेशन मुख्य फोकस। दर्पण के मुख्य अक्ष पर समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उन्हें दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। इसे कैपिटल F अक्षर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये देखिए बच्चों, ये अवतल दर्पण में ये जो किरणें जा रही हैं
वो इसी तरफ लौट कर आ रही है, तो यहाँ पर ये परावर्तित किरणें मिल जाती हैं और यही मुख्य फोकस अवतल दर्पण का होता है। यहाँ पर यानी कि जो मुख्य फोकस बन रहा है वो वास्तविक बन रहा है। और ये अवतल उत्तल दर्पण पर जो किरणें आपतित होती हैं ये इधर की तरफ मुड़ेंगी, यानी कि उत्तल दर्पण जो होता है वो किरणों को अपसारित कर देता है, तो ये फैला रहा है। तो वास्तव में तो किरणें यहाँ पर नहीं मिल रही हैं। तो इस तरह से देखिए, इन परावर्तित किरणों को जब पीछे बढ़ाया जाता है तो ये इस F बिंदु पर ये मिलती है। ये वाला जो बिंदु होता है जिस पर ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है, वास्तव में नहीं मिल रही है बच्चों किरणें, ये मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसे ही उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा जो डेफिनेशन है वो है फोकस दूरी। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है और इसे हम F से प्रदर्शित करते हैं। यानी ये F और P के जो बीच की दूरी है उसे हम F से, स्मॉल f से बच्चों, स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं और फोकस दूरी कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारी परिभाषा है वो है द्वारक। वक्रीय पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। जैसे यहाँ पर जो हम ये पढ़ रहे हैं, जहां से ये किरणें परावर्तित कर रहे हैं, जिससे टकरा रही हैं किरणें, वो जो है M और N, ये द्वारक कहलाता है। बच्चों एक बात याद रखिएगा, जब भी आप उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण किसी भी चीज पर ड्रॉ करें तो परावर्तक पृष्ठ की जो पीछे वाली साइड है इसे हम इस तरह से छायांकित कर देते हैं। तो छायांकित करना आप कभी मत भूलिए। बच्चों कई बार हमसे वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f के बीच संबंध पूछ लिया जाता है। कई बार इस पर आंकिक प्रश्न भी आ जाते हैं। तो वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f के बीच जो संबंध है वो है r बराबर 2f, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है। कई बार आपको क्वेश्चन दे दिया कि मान लीजिए फोकस दूरी है 5 सेंटीमीटर, तो आप वक्रता त्रिज्या का मान बताइए। तो वेरी सिंपल बच्चों, r बराबर 2f होता है, तो हम 2 को जो हमें फोकस दूरी दे रखी है 5 सेंटीमीटर उससे गुणा कर देंगे, तो 5 दूनी 10 सेंटीमीटर हमारे वक्रता त्रिज्या का मान आ जाएगा। तो इस तरह के छोटे छोटे अंकित प्रश्नों को आप ये सब चीजें याद रख के और हल कर सकते हैं। बच्चों अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना। गोलीय दर्पण जो हम प्रतिबिंब बनाएं उसके लिए जो हम रेखाएं चुनते हैं वो एक निश्चित बिंदु से परावर्तित होती हैं। 4 तरह की रेखाएं हम यहाँ पर लेते हैं। पहली रेखा है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी या गुजरती हुई प्रतीत होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि अवतल दर्पण से तो वो वास्तव में गुजरेगी और उत्तल दर्पण से वो गुजरती हुई प्रतीत होगी। सेकंड जो हमारी लाइन के लिए नियम है कि मुख्य फोकस से आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित हो जाएगी। यानी मुख्य अक्ष से जो भी किरण निकल रही है वो दर्पण से परावर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरी लाइन के लिए हमारा जो नियम है वो ये है कि वक्रता केंद्र से जो लाइन गुजरेगी, जो प्रकाश किरण गुजरेगी, वो वापस से उसी मार्ग पर परावर्तित हो जाएगी। कोई नई किरण यहाँ पर हमें दिखाई नहीं देगी, परावर्तित नई किरण। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि ये जो मुख्य वक्रता केंद्र से जो किरण गुजर रही है वो 180 डिग्री कोण बनाते हुए, आपतन कोण बनाते हुए यहाँ पर परावर्तित आपतित हो रही है। तो वापस भी ये 180 डिग्री का कोण बनाते हुए ही परावर्तित होगी, तो उसका मार्ग सेम हो जाएगा और नई कोई किरण हमें यहाँ दिखाई नहीं देगी। फोर्थ जो नियम है परावर्तन के लिए वो है कि दर्पण के ध्रुव की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही आपतन कोण के बराबर का परावर्तन कोण बनाकर तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होगी। यानी अगर ये मुख्य
केंद्र पर ये 30 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित हो रही है कोई किरण, तो यह परावर्तित भी 30 डिग्री का कोण बनाते हुए ही होगी। तो ये बच्चों, ये 4 लाइनों में से कोई भी 2 लाइन हम गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाते समय ले लेते हैं। तो अब हम जो नेक्स्ट चलेंगे उसमें हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना ही सीख रहे हैं। बच्चों, अवतल दर्पण से बनने वाली 6 स्थितियों पर हम विचार करेंगे। 6 स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति अनंत पर होती है, जब हम वस्तु को अवतल दर्पण पर अनंत पर रखें। दूसरी स्थिति होती है वक्रता केंद्र C से परे, परे मतलब दूर, तो वक्रता केंद्र C यहीं पर रह गया है और हमने उसको उससे दूर रखा है। तीसरी स्थिति होती है वक्रता केंद्र C पर, यानी हम हमारे बिंब को वक्रता केंद्र C पर ही रख दें। फोर्थ स्थिति होती है C और F के बीच में, यानी वक्रता केंद्र C व फोकस बिंदु F के बीच में। फिफ्थ स्थिति जो होती है वो होती है फोकस पर, और सिक्स्थ स्थिति जो होती है कि F यानी फोकस और ध्रुव के बीच में। ये 6 स्थितियों पर हम प्रतिबिंब की चर्चा करते हैं। 4 स्थितियां मैंने बोर्ड पर बनाई है। पहली स्थिति देखिए, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो बच्चों, अनंत पर जब वस्तु स्थित होती है तो वो बहुत दूर होती है। उसकी 2 किरणों को जो हम लेते हैं वो समांतर ही किरणें मानते हैं। जब भी हम प्रतिबिंब बनाएंगे, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि 4 किरणों को हमें लेना है, उनमें से कोई भी 2 किरणें आप चूज कर लीजिए अपनी सुविधा के अनुसार, और उन 2 किरणों से ही आप पूरे 6 प्रतिबिंब बना सकते हैं। पर अनंत से आने वाली किरणों को आपको समांतर किरणें ही मानना पड़ेगा। तो ये जो 2 किरणें समांतर आ रही हैं, वो परावर्तन के बाद में हमारा जो नियम था वो यही था कि समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेंगी। तो ये देखिए, ये परावर्तन से जो किरणें, अनंत से जो किरणें आ रही हैं वस्तु से, वो परावर्तन के बाद फोकस से गुजर रही हैं। तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो अत्यंत छोटा बिंदु साइज का होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा, और कहां पर बनेगा? बिंदु F पर, यानी कि फोकस बिंदु पर हमें हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। देखिए बच्चों, सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना बड़ा है, पर वो हमसे बहुत दूर है, अनंत पर है। इसीलिए पृथ्वी से जब हम सूर्य को देखते हैं तो वो हमें एक गोले के रूप में, पृथ्वी से भी छोटा, बहुत छोटा वो हमें दिखाई देता है, जबकि वो है पृथ्वी से बहुत बड़ा। तो वो अनंत पर होने के कारण ही वो हमें बहुत छोटा दिखाई देता है। सेकंड स्थिति पर विचार करते हैं बच्चों, जो कि है C से, यानी कि वक्रता केंद्र से परे, यानी कि वक्रता केंद्र से दूर। जब हम वक्रता केंद्र से दूर वस्तु को रखते हैं तो ये जो 2 किरणें हैं, मैंने कहा आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी किरण ले लीजिए। अब मैं यहाँ पर 2 किरणों का चुनाव कर रही हूँ बाकी के सभी चित्रों में। पहली किरण जो है वो फोकस के समांतर आ रही है। फोकस के समांतर आने वाली जो किरण है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली किरण फोकस से गुजरेगी। तो ये फोकस से गुजर रही है, और जो किरण फोकस से गुजरेगी वो परावर्तन के पश्चात समानांतर हो जाएगी। ये समानांतर हो गई है। दोनों परावर्तित किरणें यहाँ C और F के बीच में मिल रही हैं। जहां पर परावर्तित किरणें मिलेंगी वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो बन रहा है C तथा F के बीच में, और प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। बच्चों, तीसरी स्थिति जो है वो है वक्रता केंद्र C पर। तो जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र C पर रखते हैं तो यहाँ से जो 2 किरणें निकल रही हैं, पहली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, तो वो परावर्तित होकर फोकस बिंदु से गुजरेगी, और दूसरी लाइन जो कि फोकस बिंदु से गुजर रही है वो परावर्तन के बाद समानांतर हो जाएगी। तो ये दोनों परावर्तित किरणें, देखिए बच्चों ध्यान से, ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु C पर ही
नीचे की तरफ मिल रही हैं। तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो बिंदु C पर ही, यानी वक्रता केंद्र पर ही वस्तु के बराबर, वास्तविक और उल्टा हमें मिलेगा। बच्चों, कई बार पेपर में ये पूछ लिया जाता है आपसे कि वो कौन सी स्थिति है जिसमें आपको वस्तु के बराबर का ही प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो आपका आंसर होगा वक्रता केंद्र C वो स्थिति है जिस पर हमें वस्तु के बराबर का ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है। चौथी स्थिति देखिए बच्चों, अब हमने वस्तु को रखा है वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु F के बीच में। वही दो किरणें हम लेते हैं जो हमने शुरू से चुन रखी हैं। एक तो समान मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजर रही है, और दूसरी किरण जो हम लेते हैं मुख्य फोकस से जाती हुई। ये मुख्य फोकस से जो आपतित किरण होगी वो परावर्तन के बाद में समानांतर हो जाएगी। ये देखिए दोनों बच्चों किरणें, और ये दोनों परावर्तित किरणें मिल रही हैं C के परे, यानी कि बिंदु C से दूर ये किरणें मिल रही हैं। तो अब हमें जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो वक्रता केंद्र C से परे, वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा होगा जो भी प्रतिबिंब हमें मिलेगा। तो बच्चों आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम पास जाते जा रहे हैं प्रतिबिंब इस दर्पण के, वैसे वैसे हमें बड़े और बड़े प्रतिबिंब जो है वो प्राप्त होते जा रहे हैं। बच्चों, अगली स्थिति है फोकस बिंदु F पर। जब हम वस्तु को फोकस बिंदु F पर रखते हैं तो दो किरणें हम ले रहे हैं, एक तो समांतर वाली, ये समांतर जो किरण है वो परावर्तन के बाद फोकस से गुजर रही है, और दूसरी किरण, अब क्योंकि हमने वस्तु को F पर रख दिया है तो F से गुजरती हुई किरण तो हम नहीं ले सकते, तो दूसरी किरण जो हमने ली है वो ली है तिर्यक किरण, जो कि जितने डिग्री पर आपतित होगी उतने ही डिग्री पर परावर्तन कोण बनाकर परावर्तित होगी। ये वाला, ये देखिए, ये परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण, दोनों जो परावर्तित किरणें हैं बहुत दूर जाकर के आपस में मिलती हैं। तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह बहुत बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और हमें अनंत पर प्राप्त होगा। बच्चों, अगर आप चाहें तो शुरू से ही ये दो अनंत के अलावा ये दो लाइनें भी सेलेक्ट कर सकते हैं, एक तो तिर्यक वाली और एक समांतर वाली, वो चूज करना आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। तो अगर आप ये दोनों लाइन चूज करेंगे तो लास्ट में इन दोनों चित्रों में आपको लाइन से चेंज नहीं करनी पड़ेगी, पर यहाँ दोनों चित्रों में मैंने आपको लाइन से चेंज करके भी बता दी है। लास्ट जो हमारी स्थिति आती है वो है, अब हमने जो बिंब को रखा है वो F और ध्रुव P के बीच में रखा है, यानी कि हम बिल्कुल पास ले गए हैं दर्पण के वस्तु को। तो जब इन दोनों के बीच में रखा है तो एक लाइन जो जाती है वही हमने समांतर वाली ली है, और समांतर से निकलने के बाद में वो मुख्य फोकस से परावर्तित होगी। ये वाली लाइन देखिए, और दूसरी लाइन वही तिर्यक लाइन। तिर्यक लाइन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तिर्यक लाइन जो लिए उतने ही डिग्री का कोण बनाकर परावर्तित होगी जितने डिग्री का ये कोण बनाकर आपतित हुई थी। ये देखिए, अब ये जो दोनों परावर्तित लाइनें हैं वो हमें लगातार दूर होती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। तो लगातार दूर होती हुई नजर आ रही है तो हमें ये संभावना नहीं दिखती कि ये आगे जाकर कहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, इसलिए हमने इनको पीछे की तरफ बढ़ाया। बच्चों, जब भी आभासी हम इनको बढ़ाते हैं, ये वास्तव में नहीं मिलती, तो हम एक डॉटेड लाइन से इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये डॉटेड लाइन से पीछे की तरफ बढ़ाया है, और ये थोड़ी दूर जाकर के आपस में मिल रही हैं। आपस में यहाँ पर मिल गई है तो हमें जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो दर्पण के पीछे, अब यहाँ पर वास्तविक नहीं होगा बच्चों, प्रतिबिंब आभासी होगा। तो प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा दर्पण के पीछे और वस्तु से बड़ा प्राप्त होगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवतल दर्पण की कौन सी स्थिति ऐसी है जिसमें हमें प्रतिबिंब आभासी प्राप्त होता है। तो बच्चों, फोकस F व ध्रुव के बीच वो स्थिति है जबकि हमें प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा
प्राप्त होता है और दर्पण के पीछे भी प्राप्त होता है। जबकि और पांचों स्थितियां जो हमने पढ़ी उसमें सब में प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा हमें प्राप्त होगा और दर्पण की तरफ ही प्राप्त होगा। बच्चों, अब हम नया जो टॉपिक लेते हैं वो है अवतल दर्पण के उपयोग। पहला उपयोग है टॉर्च, सर्चलाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों में यानी कि हेडलाइट्स में। तो इनमें प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सेकंड है चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पण में। तो शेविंग दर्पण में शिव के जो छोटे छोटे बाल कहीं कहीं रह जाते हैं उन्हें बिल्कुल साफ करने के लिए चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब दर्पण में देखा जाता है और उसके लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। थर्ड जो उपयोग है वो है डॉक्टर्स द्वारा मरीजों को देखने में। दंत चिकित्सक जो होते हैं वो छोटे छोटे दांतों को ऑपरेशन करते वक्त या उनमें कोई प्रॉब्लम देखते वक्त इसी का उपयोग करते हैं। इसी तरह से जो गला नाक कान विशेषज्ञ ईएनटी विशेषज्ञ जो होते हैं वो भी इन सब चीजों को देखने के लिए, इन सब अंगों को देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है घड़ी साजों द्वारा घड़ी को ठीक करने में। घड़ी के पार्ट्स बहुत बारीक होते हैं और उनको बड़ा करके देखने के लिए घड़ी साजों द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, उससे सौर भट्टियों में प्रज्वलन शुरू होता है, वो जलती हैं, इसलिए प्रकाश को केंद्रित करने के लिए सौर भट्टियों में इसका उपयोग किया जाता है। और लास्ट है परावर्तक दूरदर्शी में, जिसमें दूर की वस्तुओं को देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, ये कुछ ही उपयोग हैं। इसी तरह के कई उपयोग आप अपने दैनिक जीवन में भी बहुत सारे देखकर उन्हें अपने कॉपी में आंसर में लिख सकते हैं। बच्चों, अभी हमने पढ़ा था अवतल दर्पण के प्रयोग और उससे बनने वाले प्रतिबिंब। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। इसके लिए हम केवल दो स्थितियों पर चर्चा करते हैं। पहली स्थिति होती है जब वस्तु अनंत पर रखी हो। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि अनंत पर जब वस्तु रखी होती है तो उससे हम केवल आने वाली जो किरणें हैं उन्हें सिर्फ समांतर किरणें हम मानते हैं। तो ये दो समांतर किरणें यहाँ पर आपतित हो रही हैं। क्योंकि ये उत्तल दर्पण है तो इन किरणों को ये परावर्तित कर देता है। ये देखिए, ये परावर्तन के बाद ये किरणें वापस से मुड़कर आ जाती हैं। तो अब ये किरणें तो आगे मिल नहीं रही हैं, दूर ही जा रही हैं। तो जब इन किरणों को, इन परावर्तित किरणों को पीछे मिलाया जाता है वही डॉटेड लाइन से, तो ये हमें इस मुख्य अक्ष पर बिंदु F पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ बिंदु F पर ही जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो बिंदु F पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जो कि बनता प्रतीत होता है, जो कि बहुत छोटा होता है, बिंदु नुमा होता है, आभासी तथा सीधा होता है। तो इस तरह से ये हमें प्रतिबिंब बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। सेकंड जो स्थिति होती है जिसे हम अनंत और ध्रुव के बीच कहीं पर भी किसी भी स्थान पर वस्तु को रख दें तो हम दो किरणें इससे आपतित होती हुई लेते हैं। ये देखिए, एक तो मैंने लिए, वही उन्हीं नियमों का हम पालन करेंगे, दो किरणें लेते हैं। एक तो ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण मैंने ली तो ये परावर्तित होके इस तरह से चली जाएगी। इस किरण को जब पीछे बढ़ाया जाता है तो ये मुख्य फोकस से गुजरती है। यही नियम था हमारा कि समांतर आने वाली जो आपतित किरण है वो परावर्तन के बाद में मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये पीछे बढ़ाने पर ये मुख्य फोकस से गुजर रही है। दूसरी किरण जो हमने ली है वो है वक्रता केंद्र से गुजरते हुए। तो दूसरा नियम ये था कि वक्रता केंद्र से जो किरण गुजरेगी, जो किरण आपतित होगी, वो वापस से उसी मार्ग पर वापस से लौट जाएगी, कोई नई किरण उसमें नहीं बनेगी। तो ये देखिए, ये आपतित भी यही हो रही है और परावर्तित भी यही हो रही है, कोई नई किरण नहीं बन रही है। नहीं बन रही है तो इस वाली किरण को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो ये यहाँ पर C पर काटती है, C से निकल रही है। ये दोनों परावर्तित किरणें इस बिंदु F और ये जो ध्रुव है P, इसके बीच में एक जगह पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं,
जहां तक ये मिलते हैं, वहां पर हम वहां तक इस प्रतिबिंब को खींच देते हैं। तो हमारे पास जो प्रतिबिंब P और F के बीच में प्राप्त होता है वो वस्तु से छोटा होता है, आभासी तथा सीधा होता है और वह दर्पण के पीछे बनता है। तो इस तरह से उत्तल दर्पण की ये दो प्रतिबिंब की स्थितियां हमने जानी। अब हम पढ़ रहे हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। तो पहला है वाहनों के पार्श्व दर्पण या साइड ग्लास के रूप में। तो बच्चों आप जानते हैं कि वाहनों के साइड ग्लास के रूप में पीछे के वाहनों को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये एक सड़क के बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करता है और जो वाहन उस पर चल रहे हैं उनका सीधा, छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो ड्राइवर को ये पता चल जाता है सामने देखते हुए भी, उस कांच में देखने से, कि कौन कौन से जो वाहन है वो पीछे आ रहे हैं। सेकंड जो है वो है सड़क पर लगे लाइट लैंपों में। तो इन लाइट लैंपों का जो कांच है वो उत्तल दर्पण द्वारा बना दिया जाता है, ताकि घनी बसी बस्तियों, गलियों में लैंपों का प्रकाश उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर अपसारी किरण पुंज के रूप में सड़क के काफी बड़े क्षेत्र को प्रकाशित करता है। सारा जो प्रकाश है उसे वो फैला देता है। बच्चों, जब हम ये प्रतिबिंब बनाते हैं तो उनसे जुड़े हुए बहुत सारे आंकिक प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। तो उन आंकिक प्रश्नों के लिए और फोकस, ये जो प्रतिबिंब के लिए जो दर्पण सूत्र है वो भी हम निकालेंगे। इन दोनों चीजों के लिए जो चिन्ह परिपाटी अपनाई जाती है उसे नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहा जाता है। तो इस परिपाटी के अनुसार जो हम निशान लगाएंगे उनको हम देखते हैं। यहाँ पर जो P बिंदु होता है हमारा, उसे मूल बिंदु कहते हैं और इस P बिंदु से ही, इस ध्रुव से ही इधर यानी कि दाईं तरफ की दूरियां और बाईं तरफ की दूरियां, सभी जो दूरियां हैं वो इस ध्रुव से ही नापी जाती हैं। ये इसमें ध्यान रखने वाली बात है। सेकंड जो ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो x और x डैश हमने बनाया है इसे हम निर्देशांक पद्धति का x अक्ष मानते हैं और इसी पर हम बिंब और प्रतिबिंब की जो दूरी है जो वो बनते हैं वो इसी पर ही हम बनाते हैं। तो इस x अक्ष पर जो दाईं ओर की दूरियां बनेंगी उन्हें तो हम धनात्मक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करेंगे और बाईं ओर की जो दूरियां हम नापेंगे उन्हें हम माइनस यानी कि ऋणात्मक चिन्ह की तरफ और प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार से जो बिंब की ऊंचाई ऊपर की तरफ हम नापेंगे उसे धनात्मक नापेंगे और प्रतिबिंब की ऊंचाई जो हम नीचे की तरफ नापेंगे वो हम माइनस में नापेंगे। तो बच्चों, जब आप प्रश्न हल करें तब देखें कि बिंब हमेशा इधर लिया जाता है तो बिंब के लिए हमेशा माइनस का निशान ही लगेगा। अवतल दर्पण के प्रतिबिंब जो कि आगे बन रहे हैं उनके लिए माइनस का निशान लगेगा। उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब जो कि दर्पण के पीछे बनते हैं, आभासी बनते हैं, उनके लिए हमेशा प्लस का निशान लगाया जाएगा। तो ये बातें आप ध्यान रखें और अंकों को, प्रश्नों को उसी तरह से चिन्ह लगाते हुए आप हल करें। बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दर्पण सूत्र। इस दर्पण सूत्र को हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन इनमें बिंब और प्रतिबिंब की जो दूरी दे रखी होती है, जो उनकी स्थिति दे रखी होती है, उसके लिए आपको उनके आगे प्लस और माइनस के निशान लगाने होते हैं, जो कि अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। तो दर्पण सूत्र कॉमनली एक ही होता है दोनों दर्पणों के लिए, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर f जो होती है वो फोकस दूरी होती है, v प्रतिबिंब की दूरी होती है और u बिंब की दूरी होती है। तो इन तीनों में से कोई भी दो चीजें दे रखी हो तो आप इस सूत्र को यूज करके उसका हल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट होता है आवर्धन। तो कोई भी प्रतिबिंब बिंब की तुलना में कितना आवर्धित है। यहाँ आवर्धित का मतलब बिंब से कितना बड़ा है या कितना छोटा है, इसी अनुपात को हम बिंब का आवर्धन कहते हैं। अगर हम इसे सूत्र के रूप में परिभाषित करें तो m यानी मैग्निफिकेशन आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई
अपॉन बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम h डैश से निरूपित करते हैं और बिंब की ऊंचाई को हम h से, सिंपल स्मॉल h से दर्शाते हैं। तो इस तरह से m बराबर हो जाता है h डैश अपॉन h। इसमें भी आंकिक प्रश्न आए तो इसमें भी, और हमसे आवर्धन पूछा जाए तो हम इसमें मान रख के आवर्धन पता लगा सकते हैं। इस आवर्धन को ही यदि हम बिंब और प्रतिबिंब की संदर्भ में, बिंब और प्रतिबिंब की दूरी के संदर्भ में व्यक्त करें तो इसे m बराबर v अपॉन u भी लिखा जा सकता है। तो m बराबर अगर पूरी तरह से इसे लिखें तो m बराबर h डैश अपॉन h भी हो सकता है और m बराबर v अपॉन u भी हो सकता है। तो बच्चों, आज ही हमने पढ़ा प्रकाश और इसके परावर्तन के बारे में, जिसमें हमने उत्तल और अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों के बारे में पढ़ा, उनके उपयोगों के बारे में पढ़ा, कार्तीय चिन्ह पद्धति के बारे में पढ़ा और दर्पण सूत्र और आवर्धन के बारे में पढ़ा। बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो देखते रहिए ये चैनल, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।